नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दूसरे दौर यानी कि वोटिंग, वो इस समय जारी है। आज 26 तारीख। दोस्तों, इन 2 चरणों की वोटिंग ने कुछ तो डिसाइड किया है। पहले चरण ने काफ़ी कुछ डिसाइड किया, लेकिन शाम होते-होते जब दूसरा चरण समाप्त होगा तो इस बात का कम से कम एक खुलासा हो जाएगा कि जनता का रुख किस ओर है। उनका इस समय सोच क्या है कि वो कम वोटिंग ही पूरी करेंगे या ज़्यादा करेंगे? जब शाम को थोड़े फिगर्स आएँगे 7-8 बजे तक की अप्रॉक्सिमेटली कितनी वोटिंग हुई है, तब पता लगेगा कि दूसरे चरण में भी क्या पहले चरण का ट्रेंड ही है। तो उससे थोड़ी-सी चीज़ें जो पैटर्न है वो पुख्ता हो जाएगा। पर बीजेपी पर इस टाइम जो एक सांप्रदायिकता का जो पागलपन सवार है, अब उससे किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसिडेंटली आज मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स चेक की, इसमें वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ला मोंड, अल जज़ीरा, खलीज टाइम्स, बीबीसी, द ऑस्ट्रेलियन, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और भारत की खबरों को प्रमुखता के साथ उसमें स्थान दिया गया है और बहुत सारी चिंताएँ व्यक्त की गई हैं कि जिस ढंग से भारत के अंदर मुसलमानों को हिटिंग बिलो द बेल्ट वाली बात हो रही है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरी की पूरी कौम को, एक पूरे के पूरे वर्ग को एलिमिनेट करने का एक अभियान चल रहा है। पहले लगता था कि शायद ऑफ द कफ रिमार्क है, लेकिन अब तो चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि अब इसको चाहे योगी आदित्यनाथ शरीर-ला के भाषा में बोल रहे हों या राजनाथ सिंह बोल रहे हों या नड्डा बोल रहे हों या अमित शाह, ये एक वेल प्लान्ड पूरा एक सिस्टम है जो पहले दिन से एक ज़हर को समाज में फैलाना है। तो सांप्रदायिकता का ये पागलपन कामयाब भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हिंदुओं को प्रोवोक किया जा रहा है कि जैसे उठो और 2002 रिपीट कर दो, पर वो भी होता नज़र नहीं आ रहा है। मुसलमान भी एक्चुअली इससे प्रोवोक नहीं हो रहे हैं और कुछ समाचार ऐसे हैं जहाँ पर हमारी कुछ आरएसएस के वरिष्ठ लोगों से बात हुई है, आज ही बात हुई है। उससे पता लगा कि वो लोग भी दुखी हैं, वो कहते हैं ये हमारे काम करने की शैली नहीं है। हम इस किस्म के वाक़यात का कभी भी उपयोग नहीं करते जहाँ पर हम दूसरी कम्युनिटीज़ के प्रति हम इतना ज़हर घोलें। और ये ख़ास तौर से ये जो नई शैली निकाल कर लाए हैं मोदी जी, ये शैली ना तो ओल्ड बीजेपी की शैली के साथ मिक्स अप होती है, ना आरएसएस के। हो सकता है उनकी थ्योरी वही हो, लेकिन उनके कहने का अंदाज़ उतना तीखा, उतना ज़हरीला नहीं हुआ करता था। कैरेक्टर भले ही सेम हो। पर रही बात कि क्या यही एक तरीका रह गया है चुनाव को जीतने का? क्या और कोई तरीका नहीं है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से गिरीश जोशी साहब, उत्तराखंड से मीनू जैन जी और नागपुर से विवेक देशपांडे जी। मैं आज पहले विवेक देशपांडे जी के पास ही आता हूँ और उनकी मैं टिप्पणी लेता हूँ कि आरएसएस का चरित्र तो वही है, भाजपा उसी की शैली में बात करेगी, लेकिन इससे पहले भी तो भाजपा के प्रधानमंत्री हुए हैं, इससे पहले भी तो भाजपा के नेता हुए हैं। लेकिन ऐसा ज़हर और रोज एक नया वक्तव्य जोड़ा जा रहा है और चुनाव आयोग ने तो एक नई परिपाटी शुरू कर दी है। जो ज़हर उगल रहा है, उसको नोटिस नहीं दिया गया है। नोटिस पार्टी चीफ को दिया गया है और कमाल की बात है बैलेंसिंग करने के लिए राहुल को भी नोटिस दे दिया गया है, कि देखो हम कितने बराबर चल रहे हैं। अजीब-सी कहानी है। सर ये पूरे के पूरे क्या पिक्चर इमर्ज हो रही है हिंदुस्तान में, मैं आपसे एक विस्तारित टिप्पणी चाहूँगा विवेक देशपांडे जी। जी दिनेश जी, आरएसएस के बारे में आपने जो कहा वो उसमें थोड़ा सा सच है। मतलब आरएसएस के जो शीर्ष नेता है वो डायरेक्ट इस तरह से कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं करते। वो बातों बातों में बहुत कुछ कह देते हैं और वो उनके जो स्वयंसेवक है उनको बात भाषा समझ में आ जाती है, क्योंकि शब्दों में कभी पकड़े न जाना ये उनका एक स्किल है। हालांकि शब्दों में पकड़े जाते हैं वो कई बार, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े चतुर है। वो है तो नहीं इतने चतुर। वो पाताल यंत्री जरूर है। मतलब सरप्टिशियसली बहुत कुछ करना ये उनको आता है, लेकिन चतुर वो ज्यादा नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि मोदी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस तरह की भाषा आरएसएस वाले प्रमुख नेता तो नहीं करते। इसलिए भी होगा कि आरएसएस डायरेक्ट इलेक्शन के पॉलिटिक्स में नहीं है और आरएसएस को डायरेक्टली कोई इलेक्शन जीतना या हारना नहीं है।
जो मोदी जी को करना है, तो मोदी जी को क्या कहते हैं उसको, मोदी जी को करना पड़ता है। ऐसा खुद मोदी जी मानते हैं। मतलब मोदी जी ये नहीं मानते कि उन्होंने तो, वो तो युग पुरुष है, वो तो भगवान के अंश है या फिर भगवान के अवतार है, और उन्होंने जो 2014 से 2024 तक काम किया है भारत में, 70 साल तक वो काम तो हुआ ही नहीं है। कुछ उसके उसका एक थोड़ा-सा अंश भी नहीं हुआ है भारत में। पहली बार भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 2014 में। उसके बाद से 10 साल तो सिर्फ मोदी जी है, और मोदी जी ने जो किया है उतना ही अचीवमेंट है, बाकी तो हुआ नहीं। ऐसा अगर है, तो फिर आपको ये हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपका काम बोलता है, या फिर आपके काम ने बोलना चाहिए, तो आप क्यों बोल रहे हैं? इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपका जो काम है वो बोल नहीं रहा, वो आपके काम को लोग तवज्जो नहीं दे रहे, ऐसा कहीं से आपको लगता है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान पर उतर आ रहे हैं। या फिर आपको कहीं से अंदाजा है या अंदेशा मिला है कि भाई ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की कहीं ना कहीं एक अंदर से एक अंडर करंट कांग्रेस के पक्ष में शुरू हो गया है। तो उसका जो मूल कारण है दिनेश जी, वो ये है कि वो जो संविधान वाला मामला है, उसने इतना तूल पकड़ लिया है कि वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की दृष्टि से भी काफी तकलीफ दे मालूम होता है मोदी जी को भी। वो 370 और 400 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पूर्ण बहुमत भी मिलेगा भी या नहीं, इस तरह की एक शंका केवल मोदी जी के मन में नहीं, पूरे भाजपा और संघ परिवार के मन में उपस्थित हुई है। तो अब डाइवर्ट करना है, तो डाइवर्ट करने के लिए फिर हिंदू मुस्लिम करना है। और कल तो उन्होंने वो जो सैम पित्रोड़ा वाला जो स्टेटमेंट है, उसको जिस तरह से जिस भाषा में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि वो जो संविधान वाला मामला है, उसको किसी भी तरह से उस मामले को बरी कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए और नया कोई डिबेट छेड़ दिया जाए। ये है कुल मिला के कोशिश। तो उससे पहले उन्होंने जो किया था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर दार लाओगे बरा, तो उससे पहले उन्होंने जो कोशिश की थी कि वो आपके मंगलसूत्र निकाल कर दे दिए जाएंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। तो जो बात है ही नहीं कहीं भी, जो जिस तरह की कोई कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो नहीं रही, उस बात को लोगों को उस विषय को उठाना, उस दृष्टि से लोगों को बहकाना, ये सब कोशिश चल रही है। अब संविधान का जो मामला है, उसने इतना लोगों को लोगों के मन में पकड़ ली है कि उसको कैसे दबाया जाए, फिर ये उन्होंने सैम पित्रोड़ा वाला जो है उसको उठाया है। तो आप ये गेम समझिए। अब संविधान के मामले में हुआ यह था कि मोदी जी को जवाबदेही मोदी जी की आन पड़ी थी, वो डिफेंसिव पर चले गए थे कि भाई हम तो संविधान नहीं बदल रहे, हमारे खिलाफ ये गलत प्रोपोगंडा हो रहा है, इस तरह की बातें वो करने लगे। अभी वो सैम पित्रोड़ा का जो स्टेटमेंट है, उसको तोड़ मरोड़ कर वो ये बता रहे हैं लोगों को कि पैसे आपके पास जेब से पैसे उठाकर किसी और को दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे, उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह की बात बता रहे। अब कांग्रेस को डिफेंसिव पे डालने का प्लान है, उस पर कांग्रेस डिफेंसिव पर चली भी गई है। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मोदी जी झूठ कह रहे हैं। तो जो जो डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है, उसको टर्निंग द डिबेट ऑन इट्स हेड, टर्निंग द होल डायरेक्शन ऑफ द डिबेट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये वाला अटेम्प्ट है। तो संविधान का मामला भी दब गया है। अब चल रहा है ये एक की जेब से पैसे निकालकर दूसरे को देने वाला, ये जो एक डिबेट उन्होंने छेड़ दिया है कल से, बस उसी की बात चल रही है। तो डाइवर्शनरी टैक्टिक्स जो है, उसको अभी मोदी जी एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो हो ही गया है। अब किसी भी तरह से अलग अलग विषयों पर कांग्रेस को या अपोजिशन को डिफेंसिव पर लाना और उनको एक्सप्लेन करने के लिए बाध्य करना, ये है मोदी जी का पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अभी उनका ये चल रहा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और अपोजिशन को संविधान वाला मामला छोड़ना नहीं चाहिए। और ये अच्छा हुआ है एक तरह से कि ये जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला एक डिबेट छिड़ गया है, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये
पूरे हमारे विमर्श को हिंदू मुस्लिम से अमीर गरीब के विमर्श पर इस मोदी जी के स्टेटमेंट ने ला रखा है। अब इसके बाद हिंदू मुस्लिम वो नहीं कहेंगे, वो सिर्फ इसी बात पर बात करेंगे। तो अब कांग्रेस ने ये करना चाहिए कि अमीर गरीब वाला जो मुद्दा है उसको भूनना चाहिए, उसको जितना हो सके भूनना चाहिए। हाँ हाँ, हम उन अमीरों के खिलाफ है जो सरकारी रिसोर्सेस को कॉर्नर करते हैं, सरकारी रिसोर्सेस को चुराते हैं या फिर उनको दे दिया जाता है, सरकार के सारे रिसोर्सेस उनको दे दिए जाते हैं। ऐसे अमीरों के खिलाफ हम हैं और ऐसे अमीरों से उन्होंने जो एक इलिसिट वेल्थ जमा की है वो निकालकर हम उसका गरीबों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सीधा सीधा मुझे लगता है कि अभी बहुत क्रूड लेवल पर चला जाएगा, लेकिन बीजेपी ने जिस लेवल पर ये असिमेट्रिक लड़ाई लाके रखी है, तो अपोजिशन ने भी इस अमीर गरीब वाले जो मुद्दा है उसको भूनना बहुत जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये स्पष्ट है कि मोदी जी बहुत डेस्परेट है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अगर आपका इतना अचीवमेंट है, आपने इतना काम किया है और आप इतने पॉपुलर है, तो फिर आपको क्या जरूरत है इस तरह से बातें करने की? आप सिर्फ अपने काम की बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। लोग तो फिर भी मोदी है तो मुमकिन है ऐसा लोग मानते हैं ना, और आप बहुत पॉपुलर है, लोग तो आपको वैसे भी वोट देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, शायद नहीं देने वाले, इसलिए आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। तो मोदी जी को समझ में आ गया है कि खेल बहुत मुश्किल हो गया है और वो जो समझते हैं कि उनको बड़ी आसानी के साथ बहुमत मिल जाएगा, वैसी स्थिति नहीं है। ये बहुत अच्छे से मोदी जी समझ गए, इसलिए फिर से वही पोलराइजिंग टैक्टिक। लेकिन ये जो पोलराइजेशन अमीर गरीब वाला है, इसको एक्सप्लॉइट करना बहुत जरूरी है। ये अच्छा हुआ है कि मोदी जी ने खुद नहीं इस विषय पर देश को लाया है, और हिंदू मुस्लिम जो है वो जो अनरियल एक फिक्टिशियस एक डिवाइड है उसको भूनने से अच्छा है कि ये जो अमीर गरीब वाला, अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई है, उस विषय को भूनना बहुत जरूरी है, उस विषय को उठाना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस ने धन्यवाद देने चाहिए नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने इस विषय को हाथ लगाया है। अब इस विषय को लेकर आगे डिबेट को बढ़ाना चाहिए, डिफेंसिव पर जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, आप कहिए हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हम ये जिन्होंने लेजिटिमेटली वेल्थ कमाई है उनके साथ ये नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने इलेजिटिमेटली वेल्थ कमाई है, जिन्होंने मोदी जी की मदद से पैसा कमाया है और जो पैसा कमाकर भाग गए हैं इस देश से, ऐसे सारे लोगों की जेब से ये गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा हम निकालेंगे और उसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मोदी जी ने नहीं कहा था हम 15 लाख देंगे, तो कांग्रेस भी कह सकती है। और मुझे लगता है कि न्यूमेरिकली देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम में तर्ज पर जब बात होती है, विमर्श जाता है, तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का वो एक नमूना है, मतलब हिंदू संख्या में ज्यादा है, इसलिए हिंदुओं को अपील करने से बीजेपी का फायदा है। अमीर गरीब के का जो डिबेट है उसमें अमीर कम है और गरीब ज्यादा है, तो कांग्रेस ने गरीबों को अपने साथ कर लेना चाहिए। अभी इस डिबेट में मौका है, मोदी जी ने उनके हाथ में ऑन द प्लेटर दिया है, अब आप गरीबों की तरफ से बात कीजिए। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसको नुआंस तरीके से कहिए, रॉबिन हुड आइडियोलॉजी बताने की जरूरत नहीं है, रॉबिन हुड के तर्ज पर बताने की जरूरत नहीं है। ये कहिए कि जो इलेजिटिमेट वेल्थ कमाने वाले लोग हैं उनको हम पनिश करेंगे, जैसे अदानी हो गए, अंबानी हो गए, जो आप नाम ही ले रहे हैं, इतने सालों से तो आप नाम ले ही रहे, तो कहने में क्या हर्ज है? अभी आप कहिए कि जब हमारा राज आएगा तो ऐसे लोग जो है जिन्होंने इस देश का पैसा लूटा है, संपत्ति लूटी है, उन लोगों को हम पनिश करेंगे। मेहुल कुमार चौकसी हो, चाहे जितने भी मोदी जी के मित्र जो पैसे लेकर भाग गए हैं नेशनलाइज बैंक के, हम सबको वापस लाएंगे, इस देश में लाएंगे, उनसे पैसा, इस देश का चुराया हुआ पैसा लेंगे और उसकी योजनाएं बनाएंगे उस पैसे से गरीबों के लिए। ऐसा अगर आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी कॉर्नर हो सकते हैं। आप उनसे डरकर हम नहीं करने वाले, ऐसा नहीं 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 ये तो मोदी जी गलत कह रहे हैं वगैरह, ऐसा डिफेंसिव पर जाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी जी के कैंपेन में विषयों की कमी इतनी हो गई है, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है जिससे वो लोगों को कन्विंस कर पाए कि वो फिर से तीसरी बार चुनकर आने की योग्य है, इसीलिए वो इस तरह के विषयों पर आ रहे हैं। तो उसको
अपने तरफ कैसे करना, इन विषयों को अपने एडवांटेज में कैसे करना, ये अभी अपोजिशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।